नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में। और आज के हमारे मेहमान हैं फिजिक्स अचीवर के डायरेक्टर इंजीनियर तकी अहमद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी हमारे साथ लाइव हैं फिजिक्स से। हम तमाम छोटे बड़े सवाल करेंगे, जो भी छात्रों के सवाल हैं वो भी सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि इंजीनियर अरशद जिया साहब आए और सम्मानित करें इंजीनियर तकी अहमद सर को। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर अरशद जिया साहब 2006 के टॉपर भी रह चुके हैं। तो आप आएँ और सम्मानित करें सर अपने हाथों से हमारे खास मेहमान इंजीनियर तकी अहमद साहब को। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सर। विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और फिजिक्स को लेकर के कई छात्र कहीं ना कहीं फिजिक्स देखा ही जाता है, जब कभी बैग वगैरह लगता है तो फिजिक्स ज़्यादा बिल्कुल हॉट बन के निकलता है। तो मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल होगा कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दरभंगा में, और पिछले कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं, क्या क्या आपके उपलब्धि रहे, छोटा संक्षेप में एक परिचय हो जाए सर। सबसे पहले मैं बीटेक और एमबीए अलीगढ़ से किया हूँ। उसके बाद जब मैं जॉब कर रहा था असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर एस्कॉर्ट्स में, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि दुनिया ये नहीं है, दुनिया कुछ डिफरेंट है। तो पहले भी मैं दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ, अलीगढ़ में भी। तो वहाँ से आने के बाद मेरे पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब यहाँ आया तो देखा कि जो फिज़िक्स में काफ़ी 2015 में भी लगा था ज़्यादा रिज़ल्ट ख़राब आया था, तो ये सिलसिला मेरा कंटिन्यूसली चलता रहा। और जब देखे यहाँ पे तो ऐसा हम सोचे कि हम फिज़िक्स पढ़ाने में बहुत अच्छे पैशनेट थे, फिज़िक्स मेरा काफ़ी अच्छा है। तो उसमें हमने क्या सोचा कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए, एक रास्ता चुना जाए जिससे हमारे पास क्या हो, फिज़िक्स के जो डाउट्स हैं या फिज़िक्स के जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल की दुनिया में आने लगे। तो बस मैंने स्टार्ट किया, जिसका नाम फिजिक्स अचीवर है। और हमारी कोशिश है, जब 2018 12 फरवरी 2018 में मैंने स्टार्ट किया, हमारी कोशिश से है कि जो बच्चे का जो रुझान है फिजिक्स को लेकर वो बहुत आसान हो जाए। तो जो बच्चे आते हैं उनके हर डाउट क्लियर होते हैं हमारे पास। ये बराबर जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आप प्रायोरिटी किन बातों को देते हैं, किस तरीके से आप पढ़िए? घर पे जाइए तो जो हम पढ़ाते हैं, मतलब उसको कई बच्चे जाते हैं घर पे उसको लगातार रखना शुरू कर देते हैं, इस तरीके के भी केसेस ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि आपको किस चीज़ में पहले ये प्रॉब्लम है। तो उसमें देखा बच्चे जाता है कि कहते हैं कि आता है और कहते हैं कि सर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उसके कहते हैं कि आप जो है, सबसे पहला ये है कि आपका जो बेस पार्ट है वो स्ट्रांग कर ले। और जब बेस पार्ट स्ट्रांग होगा तो आप जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो आप आसानी से कर पाएंगे। जिसमें से पूरे फिजिक्स की बात अगर की जाए, चाहे वो +1 +2 हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसका सबसे बेस एक चैप्टर है जिसका नाम यूनिट एंड डायमेंशन है। और यूनिट जो है आपका, जो अगर जिसका बेहतर हो गया तो हम जहाँ तक मानते हैं कि उसका 50% कवर हो जाएगा फिजिक्स, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स है यूनिट्स के हिसाब से बनते हैं। तो जब बच्चे आते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स मैं सुनता हूँ और बड़े सुकून के साथ उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। पहले बच्चे की प्रॉब्लम आप सुन कर जी। लेकिन इस बीच में अभी जैसे कि परीक्षा होनी है जी, अगले मंथ ही परीक्षा होनी है, इस समय भी लॉकडाउन, एक लंबा अंतराल के बाद सारे शैक्षणिक संस्था खुले जी, और 9 महीना लगभग बच्चे घर पे रहे, और उस बीच में कई की तैयारी नहीं हो पाई, बिल्कुल शिक्षकों से गाइड नहीं करवा पाए। जी। लेकिन ऐसे में आप बच्चों को काफी शॉर्ट समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले ये है कि जो बच्चे हैं, नॉर्मल सी बात है, एग्ज़ामिनेशन हमारे सर के ऊपर है, बहुत करीब है एग्ज़ामिनेशन। हम बच्चों से यही संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले दिल में जो घबराहट है उस घबराहट से आप दूर होएं। घबराहट जो एग्ज़ामिनेशन का सॉल्यूशन नहीं है। घबराहट अगर दिल के और दिमाग में दौड़ने लगेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू कांट एनीथिंग विदाउट एनी प्रेशर जब तक आप विदाउट प्रेशर के बिना हम लोग जो है काम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि बच्चा को एग्ज़ामिनेशन कम टाइम में हमें अच्छी तैयारी किस तरीके से करना है। सबसे पहला ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चन, उसको हमें सही से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी कंसेप्ट लेने का उतना टाइम नहीं है। अगर बड़े अच्छे टीचर कोई आपको मिल जाता है किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो कंसेप्ट दे रहा तो बड़ी अच्छी बात है, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको पढ़ ले। लेकिन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के, आप उसमें देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस चैप्टर से आपका पोर्शन आ रहा है। 5 नंबर के लिए हो गया या 2 मार्क्स के लिए हो गया। ऑब्जेक्टिव का कोई वो नहीं होता है कि यही आना है, ये ज़रूर नहीं है।
तो जैसे हमारे पास 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे आपको हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे 5 नंबर का सवाल हर साल आता है, क्योंकि ये 7 नंबर का है, ऑप्टेड है, तो 5 नंबर का सवाल इससे आ जाता है। तो बच्चे को चाहिए, जैसे किरचॉफ्स का लॉ है, वीटेशन ब्रिज है या पोटेंशियोमीटर है, ये अच्छे से कर ले तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 5 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया। दूसरा हमारे पास ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है, रे एंड वेव। उसमें ये ऐसा कहा गया है कि जैसे हमारे पास 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर साल उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो 5 मार्क्स की तैयारी इन 3 चैप्टर में से 15 नंबर का में बनाना वो हो जाएगा। अब आता है 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स में एक 2-4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं लॉजिकल टाइप से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको थोड़ा ढंग से किया जाए तो जहाँ तक मेरा मानना है कि बच्चे की तैयारी कम टाइम में बड़े अच्छे से हो पाएगा। चलिए सर, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस कार्यक्रम के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनका एक बार नाम लेना चाहूँगा। NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट, इन सभी संस्थाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी मदद से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। लेकिन सर, अभी भी सवाल ये जिंदा है कि 200% क्वेश्चन तो हो गए हैं बिहार बोर्ड में जी, लॉकडाउन को लेकर इस प्रकार से, लेकिन इस बीच में बच्चे अपनी तैयारी को कैसे जारी रखें, कम समय में कैसे अच्छे मार्क्स एडॉप्ट कर लें? जैसे ये है कि ऑब्जेक्टिव जो आता है, जैसे हर चैप्टर में ऐसे जो है नॉर्मल सी बात है 10-12 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, वो एक एज ए एसेट होते हैं, मतलब वो उसमें से सोचते हुए भी आने के चांसेस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको ऐसा फील होता है कि आने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे आपको जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ बॉडी, एक ऐसा क्वेश्चन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ बॉडी, ये दोनों एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन 2 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जिसका चार्ज 0 होता है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि किसी बॉडी में चार्ज अगर है तो कितना होगा, 0 है हमारे पास। तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे हुआ होता है, आप जी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो एसेट माना जाता है उसको कि हाँ इससे आने के चांसेस हैं। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे बुक्स भी आए हुए हैं, आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं। जैसे मॉडल पेपर तो है ही, उसके अलावा टारगेट का भी है, ब्रिलियंट का भी है। तो उसमें ये मेंशन किया रहता है कि ये 2018 में पूछा हुआ है, 2013 में, 2016 में। तो इससे बच्चे को चांस मिलेगा कि यार किस में क्या आ रहा है। और जो बच्चे क्रैश कोर्स कर पा रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं, या फिर रिवीजन क्लास कर रहे हैं, तो टीचर उसका सबसे बड़ा गाइडलाइनर होता है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ तक मानते हैं कि टीचर की बात को फॉलो करे और रेगुलर क्लास वो एकदम कंटिन्यूस है, वो चाहे क्लास में उसको समझ में आए या ना आए, चाहे वो क्लास में वो उसका माइंड फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रेगुलर रहने से क्या होता है कि अब रेगुलर कोई भी पत्थर है, नॉर्मल सी बात है, घिसेगा तो वो चिंगारी देगा ना। उसी तरीके से है, बच्चा जब रेगुलर क्लास करेगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है शिक्षा में या जो नॉलेज में उसके ज़्यादा मतलब फ़ायदे होंगे। तो वहाँ पे टीचर सबसे बड़ा गाइडलाइन करता है। टीचर जैसे ही गाइडलाइन किया तो क्वेश्चंस का एक वैल्यूएबल पॉइंट मालूम चल जाता है कि टीचर ने इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोर्स किए हैं, हो सकता है इस बार के लिए अच्छा क्वेश्चन हो। तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये कि जो टीचर आपको जो नोट्स देते हैं, रिविज़न नोट्स हो गया या क्रैश कोर्स नोट्स हो गया, तो वो उतना ही क्वेश्चंस देते हैं जो सेलेक्टिव हो। ठीक है, अब मॉडल पेपर या हमारे पास जो गाइड होते हैं, ब्रिलियंट का हो गया, चाहे टारगेट का हो गया, या कोई भी अदर गाइड हो गया, उसमें वो खुद के लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है, वो किताबी लैंग्वेज लिखे होते हैं। जो टीचर आपको नोट्स देते हैं वो खुद के लैंग्वेज से लिखे होते हैं, तो वो लैंग्वेज से आपको समझने में आसान लगेगा, और समझने जब जल्दी कम टाइम में समझेगा तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएगा। जब टीचर पढ़ा दें तो जब शाम में फ्री होते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आप जो पढ़ाए हुए हैं उसको कम से कम आधा घंटा रिवाइज पहले कर लें, फिर अपना कोई काम कर ले, फिर आधा घंटा पढ़ ले। इस तरीके से आप जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रेशर को और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एक बच्चे का सवाल ये था कि जब हम क्लास में रहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जैसे घर पे आते हैं फिर सवाल बनाने को बैठते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, ऐसा लगता है फिर क्लास में सब कुछ समझ गए। जी, क्लास में है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल लगता है कि बन ही जाएगा। हाँ, जी, लेकिन जब घर पे बनाने को बैठते हैं तो पूरा दिमाग से ऐसा क्वेश्चन आपके पास भी आया और मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा कहते हैं। ऐसा स्टूडेंट भी मेरे लड़की थी, एक सवाल पूछी, उसके पास ऐसा डाउट था, सर बहुत अच्छे से आप क्लियर कर देते हैं, हर डाउट क्लियर हो जाता है, ऐसा फील होता है कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता और किताब से बैठ के हम रख देते हैं। यही सा क्वेश्चन आपका है ना, उसका सोल्यूशन ये है कि मेरे सीनियर थे अलीगढ़ में, ठीक है, वो सीनियर हमें क्या करते थे कि जैसे हम लोग के प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो
जब आप जब पढ़ा लिए, आप 50 मिनट क्लास कर लिए टीचर ने, तो जो पढ़ा दिए आप कहीं ना कहीं 5 मिनट 7 मिनट जो क्लास में दूसरा क्लास में आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, तो टीचर आते ही साथ पढ़ाता नहीं है, 2-4 मिनट एटलीस्ट वो इसको एक बाय थ्रोली रिवाइज कर लीजिए। तो क्या होगा कि जिस वक्त आपने सुना लेक्चर और उसी वक्त 4-5 मिनट रिवाइज कर लिया, तो मेरे सीनियर ये बात किए थे और मैंने अप्लाई किया था, तो वाकई में मेरा जो गेनिंग पावर स्ट्रांग हो गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको टीचर पढ़ाए और उसी वक्त 4 से 5 मिनट आपने पढ़ा, तो वहाँ पे ये आया कि हमारे पास जो सोचने की और गेनिंग की जो पावर है वो स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है। इससे आपके जो प्रॉब्लम्स जो आपने बताया है, जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा समझ में आता है, घर पे जाते ही ये समझ में नहीं आता, तो उसको साथ के साथ क्लियर करना चाहिए। आप ये बता रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते होंगे, आप भी देखते होंगे, फिजिक्स पढ़ने के बाद एट ए टाइम उसी समय अगर 10 से 11 फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 11 से 12 केमिस्ट्री है, जी जी, 12 से 1 इंग्लिश है, जी, मतलब लगातार कोचिंग रहता है। अच्छा, ये भी हम आपके सवाल मैं समझ गया हूँ। एक ये भी बात है कि जैसे आपके पास कि कंटिन्यूसली क्लास चल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जब भी आपने कहा द लाइव इंडिया सच के साथ, और मैं सच बोलना चाहता हूँ, ठीक है, हम सच पे विश्वास है हमें और हम आज सच बोलेंगे। आप हमको जो टाइम दिया है मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से द लाइव इंडिया न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं हमेशा दुआ करूँगा कि ये द लाइव इंडिया काफ़ी तरक्की करे और ऐसे मकाम पे पहुँचे कि इनको हर लोग जाने, और वो हर लोग की चाहत ऐसी हो कि इस न्यूज़ चैनल के थ्रू हम हर चीज़ को अपना देख सकें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आपकी जो बात है हम उसको क्लियर करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है कि सर कंटिन्यूसली मान किसी का बैच लगातार, कोई बच्चा 8 बजे से कर रहा है लगातार 12 बजे तक, तो सब्जेक्ट 3-4 होते हैं, और कोई ऐसे बच्चे होते हैं एक ही सब्जेक्ट का 2-2 घंटा क्लास करते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है कि 40 से 50 मिनट हर इंसान का जो है रनिंग करता है माइंड पढ़ने का। अब कंटिन्यूसली 2 घंटा पढ़ाइएगा तो दिमाग आपका जो है नहीं चलेगा, रुक जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे लगातार कर, आप फिजिक्स मैंने पढ़ लिया, अब गए केमिस्ट्री क्लास में, तो ये ठीक रिवर्स वाला बात आ जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद रिवर्स वाला बात है, तो आपके पास डाइवर्सिटी सब्जेक्ट आ जाता है, वहाँ पे डाइवर्स हो जाता है सब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमारा लगातार करने के बाद जो पहला क्लास का जो क्लास सब्जेक्ट की थी वो लास्ट जब हो गया तो हम उस वक्त सारी बातें भूल गए और हम टायर्ड फील करते हैं, यार थके हुए महसूस करते हैं। इसके पीछे भी बच्चे लोग की जो बेस है, या आप प्रेशर समझ लीजिए, या उसका नॉलेज का कम हो गया, या अच्छे मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ पाते हैं, या कोई जो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते, इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो बच्चे कंटिन्यूसली क्लास करने की वजह से उसका माइंड रनिंग में नहीं हो पाता है, टायर्डनेस फील करने की वजह से थोड़ा जैसे ही टाइम लेफ्ट होगा तो ये एक दिमाग का एक सोचने की जो एक कैपेसिटी होती है उसके बाद वो कम होने लगता है। तो जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है गेनिंग पावर के। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे क्लास करने वैसे बच्चे जो हैं चीज़ों को भूल जाते हैं, जब जाते हैं तो समझ में क्लास में आता है, लेकिन जाते ही टाइम कोलैप्स कर जाता है जो हम लोग के दिमाग में, क्योंकि दिमाग में भी स्टोर करने का एक टाइम होता है। जैसे आप कुछ पढ़ें, अब 5 घंटे के बाद अब वो बात हो सकता है कि आप कुछ फॉरगेट कर गए। तो बच्चे हैं, छोटे उम्र हैं, 15-16 साल के होते हैं, +2 करते हैं, तो उसका जो सोचने की सलाहियत होती है उसकी कम होती है, जिसकी वजह से वो बात को रख नहीं पाते हैं। आपके कहने का मतलब एट अ टाइम कोचिंग लगातार नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ गैपिंग हो ताकि पढ़ाई करें। लेकिन बच्चे ये भी सोचते हैं ना कि टाइम फिर नहीं बच पाएगा बीच में। अच्छा, इसके साथ टीचर से मतलब एक ही साथ सब कोचिंग हो आएंगे। अच्छा, इसका भी है कि जैसे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कंटिन्यू क्लास करें, हम सुबह इवनिंग फर्स्ट शिफ्ट में फ्री हो जाए या सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में फ्री हो जाए। अच्छा ठीक है, जब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि पहले रेगुलर क्लास बच्चा नहीं करता। यहाँ का जो हम बता रहे हैं बच्चों को लेकर, थोड़ा टीचर को लेकर, कि जो बच्चा लगातार 2 दिन क्लास कर रहा है, जो रेगुलर क्लास करने वाला बच्चा है और कंसंट्रेशन क्लास में दिया हुआ है, तो वो बच्चा गेन कर लेता है। लेकिन ये बच्चा को ये प्रेशर तब आता है जब उसके ऊपर प्रेशर आता है कि एग्ज़ाम है या कुछ ऐसा रैंडम वाली बात है, तो वहाँ पे उसके पास ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर से हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगती है। प्रेशर नहीं लेना चाहिए खास जी करके जी बच्चों को। जी जी। लेकिन अब ये बताइए, अब लगातार बच्चे ऑब्जेक्टिव पे फोकस डाल रहे होंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा तो पासिंग मार्क्स तो निकल ही जाएगा। जी जी, इस बात पे फोकस डाल रहे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल। तो इसमें थ्रो आउट स्टडी करने के बजाय ऑब्जेक्टिव दे, ये कितना फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए? देखिए, जो भी हमारे जो यहाँ पे गुरुजन हैं, जो भी सब्जेक्ट के हों, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट के, हिंदी उर्दू के, हम उन टीचर से, उन शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चैप्टर वाइज क्या करें कि उसको ऑब्जेक्टिव दें।
तरीका ये है बच्चे को प्रेशर कम करने का। जो क्लास में मान लें कल 6 चैप्टर चलना है तो आप 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दीजिए और वो उस टीचर वो बच्चे से कह दे कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव जो उसी वही अब ऑब्जेक्टिव दीजिए। जो टीचर बनाएगा तो नॉर्मल से बात अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाएगा और वही देगा जो आस्किंग क्वेश्चन बार बार है और 2-4 क्वेश्चन ऐड अप हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव आज आपने दिया वो बच्चे को कह दीजिए कल इसका टेस्ट लेंगे, जो आप याद करके लाइए उसका टेस्ट ले लीजिए और कल क्वेश्चन पेपर दीजिए और उसको टाइम लिमिट कर दीजिए कि बेटा 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो 2 मिनट में कंप्लीट हो, इसका मतलब कि चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो रट्टा मार के आया हो, चाहे वो कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी करके आया हो, इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का प्रेशर डाउन हो जाएगा। ऐसा मेरा सिस्टम है एट अ टाइम अगर लेके चलता है। हाँ, कंटिन्यूअसली। लेकिन इस समय तो ऐसा नहीं ना रहा है, कंटिन्यू तो 9 महीने तो गैप था। नहीं, जैसे मैं अपने कोचिंग की थोड़ी सी बात करें, जैसे अपनी बात बताना तो ख़राब बात है लेकिन तब भी हम बता दे रहे हैं। नहीं बोलिए, आप जो किए हैं वो बोलिए। हाँ, मैं जो किया हूँ लगातार 2018 से, संक्षेप में बताऊँ 1-2 मिनट लगेगा। 2018 में मेरा इस्टेब्लिश है 12 फरवरी को फिजिक्स अचीवर नाम से, और मैं एक प्लान करता हूँ कि हमें अगर स्टार्ट किया इस दिन तो हमें सिलेबस कब कंप्लीट करना है। तो मेरे 3-4 फंडा है मेन। एक तो प्योर एनसीईआरटी हम पढ़ा लेते हैं, पूरा एक टॉपिक होता है, जो टॉपिक पढ़ाया क्लास में उसी का न्यूमेरिकल और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं असाइनमेंट दे देते हैं साथ के साथ। और ये जो है कि 5 दिन क्लास होता है और लास्ट क्लास डाउट क्लास रखते हैं हम एक पर्टिकुलर मंडे का। उसके बाद हम जो 18 में नवंबर 30 का प्लान किए थे कि +2 का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 2 दिन लेट हो गया, 2 दिसंबर को कंप्लीट हो गया 2018 में। फिर 1.5 महीना मैंने रिवाइज किया, 14 जनवरी को मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 15 तारीख को फेयरवेल हो गया। 19 की बात आती है, फिर प्लान मैंने सेटअप किया कि जो बच्चा +2 स्टार्ट किया अगर मार्च से तो उसका भी हमने स्टार्ट किया था 30 नवंबर का, फिर वो 3 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। ये आप मेरा ओपन है तो हम बता रहे हैं तो वो सही होगा। तो हमारे पास क्या है कि एक प्लान चलता है तो प्लान से क्या होता है सक्सेस ज़्यादा लोग करते हैं। तो हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारा सिलेबस टाइम पे होता है। इस साल इतने बड़े लॉकडाउन में जो बच्चे मेरे साथ होंगे वो कमेंट आप कर सकते हैं जो आपको जो परफेक्ट लगे। झूठ बोल रहे हो तो बोल सकते हैं। इस साल भी मेरा जो है कि 25 दिसंबर ऐसे था 14 जनवरी का सिलेबस कंप्लीट करने का। एक भी टॉपिक मैंने आफ्ताब भाई मैं छोड़ा नहीं हूँ, हर टॉपिक मैंने पढ़ाया एक सिलेबस के थ्रू। 25 दिसंबर को माशाल्लाह कंप्लीट हुआ मेरा सिलेबस, एनसीईआरटी प्लस न्यूमेरिकल जिस टॉपिक का था मैंने करवाया है, जो चैप्टर का था मैंने करवाया। उसके बाद 26 दिसंबर से मेरा रिवीजन क्लास चला है और क्रैश कोर्स 1 दिसंबर से चला है। तो क्रैश कोर्स का मामला तो अलग है, रिवीजन क्लास और उसका भी हम सोचे हुए कि 25 जनवरी यानी 24 जनवरी तक हम कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले टीचर अपना प्लान बनाए और उस प्लान के हिसाब से काम करें। एक तो ये है, तो हमारा सिलेबस 3 साल में कंप्लीट हुआ है, 3 सेशन में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इस बार जो डिजिटल मतलब ऑनलाइन पढ़ाते रहे हैं सिलेबस कंप्लीट, 2 तरीके का बैच था इस बार हमने क्रिएट किए थे। एक बैच ऐसा था कि जो लॉकडाउन में चल रहा था, मई से स्टार्ट हुआ था, तो उसका भी 25 को, और एक जो दूसरा वाला जो दूसरे टाइप का बैच था तो उसको 2 बैच बुलाए हुए थे। ठीक है, एक तो मेन बैच था उसका और एक जो आपका जो है 2 पार्ट में बांट दी बैच को। एक पहला बुक इस बैच में पढ़ाना और दूसरा मतलब यानी कि 2 टाइम में उसको बुला लेते थे क्योंकि उसको भी अच्छा चाहिए था। और हम हाँ नहीं ऑफलाइन जी, हमने ऑफलाइन जो अक्टूबर जो है 10 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और मेरा 25 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। आप ये मेरा कंप्लीट है। और ये नहीं कि जल्दीबाजी, मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूँ। मेरे पीछे राज क्या है कि मैं 45 से 50 मिनट हर दिन क्लास में देता हूँ। छुट्टी सबसे कम करते हैं हम, अपनी बात बता रहे हैं पर्सनल। प्लस ये है कि चैप्टर इन टेस्ट लेता हूँ, जो टेस्ट होता है ना चैप्टर ख़त्म, बच्चे को स्पेशल क्लास दिए, अचीवर गुड का दिए। उसके बाद जब बच्चे की तैयारी कंप्लीट हुई तो हम 5 दिन उसको टाइम देते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, अचीव चैप्टर टेस्ट। अभी मेरे बच्चे को तैयारी कैसे होता है मैं आपको सबसे बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ। हम क्या किए, टेस्ट सीरीज़ लेते हैं हम। जैसे टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि प्योर बोर्ड पैटर्न होता है, प्योर बोर्ड पैटर्न, और क्वेश्चंस भी हमारा लगभग 10 से 12 पेज में तैयार होता है एक क्वेश्चन पे, और 3 सेट में लेते हैं। तो जो सेट इसको नहीं मिला वो सेट दूसरे को नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन मैच नहीं करता है। तो टेस्ट सीरीज़ एक बड़ा रास्ता है कि इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारा आने वाला है। तो बच्चा उस हिसाब से 3 चैप्टर का लिए एक पहला टेस्ट सीरीज़ में, तो 3 चैप्टर की तैयारी अच्छे से हो गया। अब सेकंड टेस्ट सीरीज़ हमारा संडे को होना है, वो 4, 5, 6 चैप्टर मिलाकर, तो वो हमारा 4, 5, 6 बच्चे का तैयार हो जाएगा। फिर तीसरा सप्ताह में 7, 9, 10 लेंगे तो आपका ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग तैयार हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे पास कामयाबी का अचीवर के लिए, अचीवर्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता है टेस्ट सीरीज़। और ये शायद पूरे दरभंगा शहर की बात बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे कुछ कंसल्टेंसी वाले हैं, जैसे आपने RAB लेते हैं कंसल्टेंसी वाले, लेकिन और भी जो हमारे पास हैं, शायद ऐसे दरभंगा शहर की बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा ज़िला है कि टेस्ट सीरीज़ कोई लेता होगा।
कोई नहीं लेता टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लेने के बाद आप बच्चों में पहली सी आदत डाल देते हैं कि एग्जाम की तैयारी जी, कि आप जब एग्ज़ाम लिखने जाए तो आपके पास हाथ में कोई प्रेशर ना हो। होता है ना लिखने के दौरान में हाथ स्लिप करता है, पसीने आने लगते हैं, या थरथरापन या घबराहट से होती है, वो चीज़ नहीं होता उसके दौरान। पहले से ही पूरा हेजिटेशन हाँ। हो जाए, फील करे कि मैं एग्जाम हॉल में बैठ कर टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार 2 साल से मैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दे रहा हूँ मैं। पिछले साल आफरीन जहाँ भी थी, इस साल जो है ये जो है रेन नाम का लड़का है, उसको 443 नंबर है, तो उसको भी हमने दिया था रिजल्ट अच्छा। और 80+ जो स्टूडेंट है, बहुत बच्चों का, इन नॉलेज के साथ मैं चैलेंज करता हूँ अपने बच्चों के लिए कि कोई बच्चा, मेरे कुछ बच्चों के साथ ऐसा बच्चा तैयार किया हूँ मैं कि वो मतलब कि उसके साथ लड़ सकता है कंसेप्ट के साथ, वो बता सकते हैं ये पैदा कहाँ से हुआ है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने पे हमारा चैनल आपको कंग्रेचुलेट करता है। थैंक यू। और मैं कंक्लूडिंग की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे एक ही लास्ट में एक सवाल ये करना चाहूँगा कि अंत समय में अब बच्चे फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि बच्चा स्कोर अच्छा कर सके? अब अगर हम डायरेक्ट बताएंगे तो बच्चे को ये लगेगा कि सर का कोई ना कोई बिहार बोर्ड वालों से कंसल्ट है, सेटिंग। आप टीचिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप थ्रू आउट पढ़ते हैं, इस पे टाइम देते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम पार्ट बाय पार्ट बता देते हैं लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर बता देंगे तो मसला है। जैसे अब थोड़ा गौर करिएगा, ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले थ्रोली उसको आप सेट कर लें दिमाग में, हर चैप्टर को, ठीक। दूसरा सेक्शन बी में, तो बी भी अभी थोड़ा बात लास्ट में करेंगे। सेक्शन सी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 जो क्वेश्चन होता है, 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 बनाना होता है। तो 3 चैप्टर ऐसा है जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसमें भी टॉपिक का नाम है आपको वीटस्टोन ब्रिज है, किरचॉफ्स लॉ का काम करिए, किरचॉफ्स लॉ क्या कंसेप्ट दिए थे और उसके ऊपर वीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, या पोटेंशियोमीटर हो गया। ये 2 टॉपिक मेन है। उसके बाद अब आता है दूसरा चैप्टर, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इस बार जो है रिफ्रैक्टिंग फार्मूला जो है और एक लेंस मेकर फार्मूला, ये 2 ज़्यादा मेन रखा जाता है। लास्ट ईयर टेलीस्कोप पूछा गया था, तो टेलीस्कोप चांस कम है। तो 4 टॉपिक है, जैसे आपके पास लेंस मेकर, आपको हो गया रिफ्रैक्टिंग फार्मूला, तीसरा आपको हो गया जो प्रिज्म का जो है हमारे पास वो प्रिज्म वाला सेक्शन, और चौथा कंपाउंड। ये 4 टॉपिक हो गया, 4 2 6 टॉपिक हो गया हमारे पास टॉपिक है, जिसे 5 नंबर का आने के चांस है। अब वेव में जाते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि हाइजेन प्रिंसिपल को स्टेट करिए, बताइए, और उसके बाद जो है कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन को लेकर हाइजेन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करिए कि अगर कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो साइन आई बाई साइन आर कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आपको जो है YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया सेक्शन। ये 3 जो क्वेश्चंस बताएं इसको करते, तो मुझे जहाँ तक मेरा एक विश्वास है कि एक एक्सपीरियंस के तहत हम बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस फंस जाएंगे इसमें से। अगर इतना ही करते तो 5 सेक्शन सी आपका क्लियर हो जाएगा। अब बी की बात आती है, तो बी में थोड़ा पेच वाला ये है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ हॉट क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन फील नहीं होता है हम लोगों के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, और कुछ जनरल क्वेश्चंस होता है इस बार। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वो डेफिनेशन टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था ऑनलाइन पढ़ने में, तो क्वेश्चंस आसानी होंगे। लेकिन कोशिश है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भूले ना, क्योंकि जब भूल जाएगा तो दिक्कत आपको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों को ज्ञान भरी बातें बताने के लिए। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहे, हम तमाम टीचरों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी छात्रों तक ये मैसेज जा सके। फिर मैं अंत में एक बार और अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, NICBA नेशनल इंस्टीट्यूट कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स अचीवर, जेट कोचिंग केमिस्ट्री, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, अपेक्स इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। मैं इन सब का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी मदद से मैं ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम करवा पा रहा हूँ। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।